बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है उसको डिफ़ाइन करने के लिए नेबरहुड्स जो है उनका यूज़ किया था। नेबरहुड की डेफिनेशन की थी और उसमें हमने नेबरहुड की सेंस में कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस को डिफ़ाइन किया था। तो दोबारा से एक बार मैं आप लोगों के लिए उसको रिव्यू कर देता हूँ कि बेसिकली जब हम कहते हैं कि कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एक्स एन किसी रियल नंबर एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चैलेंज गिवन हो, द चैलेंज इज़ एप्सिलॉन, और आपने जो उस चैलेंज को सॉल्व करना है वो है के। एक बैरियर है, एक नेचुरल नंबर के आपने फाइंड आउट करना है कि उससे शुरू हो के ऑनवर्ड सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं दे आर इन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर फॉर एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन आप इस चैलेंज को सॉल्व कर सकें तो इट मीन्स दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन देयर विल ऑलवेज बी पॉसिबल टू फाइंड सच अ बैरियर के। तो फिर आप कहेंगे कि हमेशा सीक्वेंस की टर्म्स चाहे छोटे से छोटा नेबरहुड बनाए एक्स का उसमें मौजूद होंगी। तो तब हम कहेंगे जो सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज करी। तो ये नेबरहुड की सेंस में थी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की थी और उसके बाद जो है एक के एप्सिलॉन गेम थी, वो भी बेसिकली यही थी कि एक ऐसी सीक्वेंस थी 0 2 0 2 0 2 जो कन्वर्ज नहीं कर रही थी, ना तो 0 को कर रही थी ना 2 को कर रही थी। तो बेसिकली उसमें यही उन्होंने कहा हुआ था कि अगर कोई एप्सिलॉन बेसिकली कन्वर्जेंस कब होती है कि किसी भी तरह का एप्सिलॉन हो उसके अगेंस्ट आपको एक बैरियर मिल जाए, ठीक है। तो इस सूरत में जब आपकी वो वाली जो सीक्वेंस थी 0 2 0 2, इस सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे एप्सिलॉन मिल जाएंगे कि उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन लेस देन 1 है, आप जो मर्जी कर लें, आपकी जो टर्म 2 है, ठीक है जी, वो जो है हमेशा आपकी बाहर रहेगी। जो है वो नेबरहुड अगर बनाएंगे आप ज़ीरो पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 साइज़ का, या आप 2 के ऊपर नेबरहुड बनाते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 साइज़ का, तो फिर क्या होगा, ज़ीरो उसमें कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप उसको पिक्चर्स में देखना चाहें तो उसको मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। और आज हम नेक्स्ट जो है टेल ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसकी बात करेंगे कि सीक्वेंस की टेल क्या होती है। और टेल जो है वैसे जिस तरह आप जनरल सेंस में लेते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसी तरह सीक्वेंस की टेल भी जो है वो क्या होगी, सीक्वेंस का लास्ट पार्ट, ठीक है जी। तो जब एम टेल का वर्ड यूज़ किया जाएगा कि किसी सीक्वेंस की एम टेल, जैसे फॉर एग्जांपल 100 टेल कहा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप 100 तक उसमें से छोड़ के कहाँ से शुरू करेंगे, 101 102 एंड सो ऑन, बाकी लास्ट पार्ट रख लेंगे। शुरू के 100 जो हैं टर्म्स उसको डिलीट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। ऐसे ही आपके पास एम टेल ऑफ अ सीक्वेंस जो है उससे भी हमारी सेंस यही है कि एम टेल ऑफ अ सीक्वेंस क्या है जी, अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू एंड सो वन, ठीक है जी। उससे पहले वाला नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स एम प्लस वन से शुरू होगा एंड ऑनवर्ड एक्स एम तक उस सीक्वेंस का पहला हिस्सा जो है उसको डिलीट कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो आइए इस डेफिनेशन को, और फिर इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है, बेसिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो आपकी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का डिसीजन है वो टेल पे डिपेंड करता है। तो ये वाला रिजल्ट भी प्रूव करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स जो हैं मैं आपको करने के लिए दूंगा। और इसके अलावा एक ये भी अब है कि BS5 इवनिंग जो है उनको भी डॉक्टर उस्मान साहब जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, तो उनको भी मैं ही लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किया करूँगा। तो BS5 इवनिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप लोग जो हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये आपके पास जिस के एप्सिलॉन गेम की उसने बात की है, गेम क्या होती है जी, एक बंदा जो है वो एप्सिलॉन जो है प्रपोज करता है और दूसरे को जवाब में बैरियर के जो है वो देना होता है, दिस इज़ द गेम। अगर वो बैरियर के जो है वो ना दे सके तो वो लूज़ कर जाएगा, ठीक है जी, और पहले वाला विनर हो जाएगा। और अगर हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट दूसरे वाला बैरियर निकाल देता है तो ऑफ कोर्स जो बैरियर निकाल रहा है, जो जवाब दे रहा है निकाल के, वो विनर होगा, ठीक है जी। तो बेसिकली इसी बेस पे इसने, बल्कि इसको अगर पढ़ लेते हैं तो in the notion of convergence of a sequence, one may to keep in mind
द कनेक्शन, ठीक है जी, ये इस लिहाज से पैराग्राफ आप खुद भी पढ़ें, ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपको बताया गया है कि कनेक्शन क्या है बिटवीन एप्सिलॉन एंड के, इज टू थिंक ऑफ इट एज अ गेम कॉल्ड द के एप्सिलॉन गेम। के एप्सिलॉन गेम क्यों कहा गया? इन दिस गेम प्लेयर ए जो है, प्लेयर ए जो है, दो प्लेयर्स हैं, एक को उसने ए का नाम दिया, एक बी का, वो आपको एक चैलेंज देता है, वो जो है कहता है जी कि x इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस x n, ठीक है, प्लेयर ए asserts that certain number x is the limit of a sequence x n। अच्छा जी, अब प्लेयर बी challenges this assertion। प्लेयर जो है बी वो कहता है जी कि अच्छा अगर ऐसा है कि वाकई अगर x जो है वो आपकी सीक्वेंस x n की लिमिट है, तो फॉर अ पर्टिकुलर एप्सिलॉन, उसको एक एप्सिलॉन देता है, कहता है इस एप्सिलॉन के अगेंस्ट मुझे वो के फाइंड करके दिखाओ जहाँ से ऑनवर्ड टर्म्स जो हैं एक्स के वो एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो वो प्लेयर बी जो है वो क्या करता है, उसको एक चैलेंज देता है प्लेयर ए को, बाय अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 प्लेयर ए मस्ट रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज। अब प्लेयर ए ने क्या करना है, प्लेयर ए विल हैव टू फाइंड के, वो बैरियर जो है वो नेचुरल नंबर के फाइंड करना होगा, सच दैट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट के, यानी कि एक्स के प्लस वन ऑनवर्ड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, दे आर इन एक्स इन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। इफ प्लेयर, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी भी होती है, इफ प्लेयर ए, इसने सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू के इन डेफिनेशन, ठीक है जी। इफ प्लेयर ए कैन ऑलवेज फाइंड अ वैल्यू ऑफ के, बी चैलेंज देता है और ए जो है उसके जवाब में इसको के फाइंड आउट करके देता है, तो आपके पास ए विनर होगा। और अगर बी ऐसा, और अगर आपके पास ऐसा हो जाता है तो फिर ए का क्लेम ठीक होगा कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। और अगर बी जो है कोई ऐसा एप्सिलॉन बना के दे देता है उसको ए को कि ए जो है के फाइंड आउट नहीं कर सकता, देयर इज नो के सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, कि किसी भी स्टेज पे जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो एक्स के एप्सिलॉन नेबरहुड में नहीं एंटर होती, तो फिर आपका प्लेयर बी जो है विन कर सकता है, ठीक है जी। हाउएवर इफ प्लेयर बी कैन गिव अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि अगर प्लेयर बी एक ऐसा एप्सिलॉन दे देता है फॉर विच प्लेयर ए कैन नॉट रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली, कि प्लेयर ए उसको कोई जो है के ऐसा फाइंड आउट करके नहीं दे सकता, देन प्लेयर बी विंस। बी के विन होने का मतलब क्या है जी, कि एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है जिसके अगेंस्ट कोई बैरियर मौजूद नहीं है, तो ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस विल नॉट कन्वर्ज टू एक्स, ठीक है जी। इस पैराग्राफ को खुद भी पढ़ लीजिएगा, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करें। ओके जी, ठीक है जी। बाकी जो है इस पैराग्राफ को भी आप देख लीजिएगा, आपको इसमें कोई काम की बातें मिल जाएंगी। और फिर इसी बेस पे जो है ये सीक्वेंस जो है आपके पास 0202 वाली जो है, इसको भी उसी पैटर्न पे किया गया कि डज नॉट कन्वर्ज टू द नंबर 0, कि ये 0 को कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है जी, सही है। उसकी रीज़न क्या है, ठीक है जी, आपके पास अगर 0 को सेंटर लेके ऐसा नेबरहुड बनाया जाए, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, तो जब ज़ीरो जो है वो सेंटर है, ठीक है, हमने ये देखा था कि जब ज़ीरो का एप्सिलॉन नेबरहुड से मुराद क्या होगा, ज़ीरो से एप्सिलॉन राइट, ज़ीरो से एप्सिलॉन लेफ्ट, ये शामिल करके ओपन इंटरवल। तो जब मैं ज़ीरो का नेबरहुड 1 कहूँगा, 1 साइज़ का एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, तो वो क्या होगा जी, 0 प्लस 1 1 1 से ओपन, और ऐसे 0 माइनस 1, ठीक है जी, तो एक ओपन इंटरवल बन जाएगा -1 से 1। और उसमें किसी भी स्टेज के ऊपर आपको कोई ऐसा के नहीं मिलेगा कि उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं उस नेबरहुड में होंगी। रीज़न क्या है जी, सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, 0 है फिर 2 है, किसी भी स्टेज पे इसको कट करें, किसी भी स्टेज पे जाके देखें, उसके बाद टर्म्स क्या आएंगी, हमेशा 0202 या 2020, हर स्टेज के बाद टूज़ भी हैं, ज़ीरोज़ भी हैं। ज़ीरोज़ तो आपके नेबरहुड के अंदर एंटर हो जाएंगे, वो जो आपका -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल है, लेकिन टूज़ जो हैं हमेशा उससे बाहर रहेंगे, ठीक है जी। तो एक ऐसा एप्सिलॉन, और भी बहुत सारे, ठीक है, 1/2 कर लें, और कोई भी 1/n वाले सारे कर लें, 1.5 कर लें, ठीक है, तो देयर आर टू मैनी एप्सिलॉन्स, ठीक है जी। बेसिकली आपके पास अनकाउंटेबली मैनी एप्सिलॉन्स अवेलेबल हैं कि जिनके अगेंस्ट आपको कोई ऐसा बैरियर नहीं मिलेगा कि सीक्वेंस की ऑल टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बैरियर एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0 में एंटर हो जाए।
तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही। ये आपने सारा जो है उसका जो भी है इसको पढ़ लेना है। ओके जी, टेल ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसको हम अब जो है वो देखते हैं कि टेल ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है x1 x2 एंड सो ऑन। तो जब मैं m टेल कहूँगा तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से अगर मैं n टेल कहता हूँ तो n तक वाला पार्ट छोड़ के बाकी ऑनवर्ड ऑनवर्ड क्या होगा जी, xn+1 xn+2 एंड सो ऑन। तो ऐसे जब m टेल कहा जाएगा तो इसके दरमियान कहीं xm इसकी टर्म है, वहाँ तक आपने छोड़ देना है और उससे ऑनवर्ड लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली n इज़ अ नेचुरल नंबर और यहाँ पे टर्म्स के नंबर क्या होंगे, x m प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या आएंगे जी, अगर m टेल लिखी जाएगी वो होगा x m+1 x m+2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 100 टेल आप लिखते हैं तो वो क्या होगी जी, यहाँ पे m की जगह 100 और प्लस नेचुरल नंबर्स ऐड होते जाएंगे। उसमें सीक्वेंस का कौन सा पार्ट लिखा जाएगा, सीक्वेंस की कौन सी टर्म्स लिखी जाएंगी, सीक्वेंस की टर्म्स लिखी जाएंगी x101 फिर x102 x103 एंड सो ऑन। पहली 100 टर्म्स जो है सीक्वेंस की छोड़ दी जाएंगी। कैपिटल एक्स जो है आप सीक्वेंस के लिए लिख रहे हैं और कैपिटल एक्स के नीचे ये सबस्क्रिप्ट m जो है ये उसकी m टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पहली m टर्म छोड़ के ओरिजिनल सीक्वेंस x का पार्ट जो m+1 ऑन एंड ऑनवर्ड है उसको आप m टेल कहते हैं। ठीक है जी, उसने एक एग्जांपल भी दिया है, यानी कि ये अगर आप लिखते हैं तो इसकी 3 टेल से मुराद क्या है, पहली 3 टर्म्स यहाँ तक 2 4 6 3 टर्म्स छोड़ दें। अब आपके पास इसकी 3 टेल क्या होगी जी, इसकी ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म्स नंबर 3+1 3+2 3+3 एंड सो ऑन। 3+1 टर्म ये, 3+2 ये एंड सो ऑन। तो फोर्थ टर्म से स्टार्ट करके फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन। तो ये है x3 थ्री टेल ऑफ द सीक्वेंस x, अगर ये सीक्वेंस x आपको गिवन हो। ओके, नेक्स्ट जो है थ्योरम है जो मैं जिसका मैंने जो है अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि बेसिकली अगर आपने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है उसको चेक करना है तो सिंपली आप उसकी टेल को देखें। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, सीक्वेंस है x, वी आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स और m कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, हमेशा जब भी m टेल निकालेंगे तो m नेचुरल नंबर होगा। m होता है कि यहाँ तक आपने इस सीक्वेंस को रिमूव करना है। ठीक है जी, तो ये उसकी m टेल है। क्या है जी, इसमें उसी सीक्वेंस की टर्म्स नंबर m+1 m+2 एंड सो ऑन इसमें पड़ी हुई है। ठीक है जी, m टेल ऑफ x। ठीक है जी, अब आगे क्या है जी, m टेल ऑफ x कन्वर्जेस कि टेल कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ x कन्वर्जेस। अगर x कन्वर्ज करेगा और कन्वर्सली अगर x कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस की टेल भी कन्वर्जेंट होगी और लिमिट भी एक ही होगी। जो इस टेल की लिमिट होगी वही आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस x जो है उसकी होगी। ठीक है जी, इसको हम जो है प्रूव करते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जो टर्म्स हैं टेल की और ओरिजिनल सीक्वेंस की उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर आप कोई नेचुरल नंबर p जो है वो लेते हैं तो pth टर्म ऑफ xm, ठीक है जी, जैसे ये एक x3 लिखी हुई है तो अगर मैं कहूँ कि इसकी सेकंड टर्म, ठीक है, तो जो इसकी pth फॉर p इज इक्वल टू 2 हम इसको देख लेते हैं तो ये xm है। ठीक है, इसकी अगर मैं सेकंड टर्म देखता हूँ तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस जो है उसकी कौन सी होगी जी, उसकी होगी m+p। m क्या था 3 और p क्या था 2, तो 3+2 5 हो गए। तो आपके पास फिफ्थ टर्म होगी x की, इसकी जो है वो सेकंड टर्म। तो अगर मेरा p जो है वो 2 है, m जो है वो 3 है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि द pth टर्म ऑफ xm, जैसे ये आपके पास है, विल बी m+p टर्म ऑफ x। ठीक है जी, विल बी p+m या m+p टर्म ऑफ x। ठीक है जी, सिमिलरली इफ q इज ग्रेटर देन m, ठीक है जी, अगर आपका q जो है वो ग्रेटर देन m है, अब एक और जो है आपके पास यहाँ पे आप टर्म ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और इसलिए आपको m से आगे होना चाहिए क्योंकि इसमें m से ऑनवर्ड है, इसलिए उसने q जो रखा है इज़ ग्रेटर देन m। अब आप यहाँ से कोई टर्म देखेंगे x से और देखेंगे कि वो टेल के अंदर कौन सी सीक्वेंस है। तो अगर आपका q जो है वो ग्रेटर देन m है, फॉर एग्जांपल आपने ये जो है वो 3m लिया है और q फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं 6, तो इसमें अगर देखें कि अगर क्यूज टर्म इसकी देखते हैं तो वो क्या है जी,
ये क्यू जो है वो 6 है, ये पहली हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, और वो होगी 12। ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा होगा। तो अगर क्यू जो है वह 6 है, ठीक है, तो आपके पास क्यूज टर्म ऑफ एक्स यानी कि 6 टर्म ऑफ एक्स जो है टेल में कहाँ पे मिलेगी, क्यू माइनस एम पे। ठीक है जी, क्यू माइनस एम क्या हो गया जी, एम 3 था, क्यू 6 था, तो 6 में से जब 3 निकाला तो थर्ड टर्म टेल के अंदर मिल जाएगी आपको, ये 12 पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, जो कि इसकी 6 टर्म थी। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है कि टेल की टर्म्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, ओरिजिनल सीक्वेंस में, और ओरिजिनल सीक्वेंस की अगर कोई टर्म जिसका नंबर एम से ज़्यादा है, जाहिर है वो बाकी एम तक तो डिलीट हो चुकी हैं, तो इसलिए अगर ओरिजिनल सीक्वेंस की कोई ऐसी टर्म जिसका नंबर एम से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे उसने क्यू लिखा हुआ है, क्यू इज़ मोर देन एम, तो वो आपको टेल में कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी, कहाँ पे अवेलेबल होगी, तो उसकी पोजीशन टेल के अंदर क्या होगी जी, क्यू माइनस एम। ठीक है जी, सही है। तो ये आप ये सामने एक एग्जांपल जो है, इसी में आप ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब इसी को यूज़ करते हुए हम कन्वर्जेंस जो है दोनों की, टेल की और ओरिजिनल सीक्वेंस की, उसको रिलेट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले एज्यूम करते हैं जी कि आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को, और आप प्रूव करते हैं कि टेल जो है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है जी, एक्स को। ठीक है जी, तो अगर एक्स ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इस स्मॉल एक्स को, तो अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है जी, कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन, आपके पास एक बैरियर एग्जिस्ट करेगा व्हेन n's आर ग्रेटर देन इक्वल टू k, एक्स एंस आर इन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, ये कॉमा से पहले तक सिंपली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि अगर आपकी सीक्वेंस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू कैन फाइंड दिस बैरियर k whenever terms numbers are greater than equal to k x n minus x mod is less than एप्सिलॉन। ठीक है जी, अब आपके पास दैन द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस एप्सिलॉन। अब आपने क्या किया कि एक्स एम की टर्म्स फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू के जो पहले वाला था और माइनस एम, वो भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये आपका के आया है जो, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन माइनस एम। ठीक है जी, तो रीज़न क्या है, आपने इस इनइक्वालिटी जो है आपके इसी से इसको लिख लिया है। ठीक है जी, और उसके लिए आपने रिलेशनशिप कौन सा यूज़ किया है, यही वाला रिलेशनशिप आपने बिल्कुल यूज़ कर लिया है। ठीक है जी, व्हेन q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है जी, व्हेन q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो टेल में कहाँ आपकी टर्म मौजूद होगी, q माइनस एम। तो यहाँ भी जब आपका ये n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m है, और ये आपका पहला बैरियर है, सॉरी n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ये आपका फर्स्ट बैरियर है, तो टेल के एलिमेंट्स जब के एप्सिलॉन माइनस एम, बिल्कुल क्यू की जगह आपने सिंपली के एप्सिलॉन लगाना, तो इससे आगे जाएंगे जब ये टेल के एलिमेंट्स की नंबरिंग है, जैसे ये आपके पास थी। ठीक है, तो ये जो स्मॉल के है, ठीक है, कैपिटल के बैरियर है, और स्मॉल के जो है आपकी टेल की जो टर्म्स हैं उनकी नंबरिंग है। टेल की जो टर्म्स हैं उनकी नंबरिंग का बैरियर क्या होगा जी, आपका पुराना बैरियर, ठीक है, माइनस एम। तो उसके बाद टेल की जो टर्म्स हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे दिस रिलेशनशिप को। तो इस तरह से आपके पास के एम एप्सिलॉन जो है, आपके पास टेल के लिए जो के है वो क्या होगा जी, वो पुराना के, ठीक है, जो पहले वाला था ओरिजिनल सीक्वेंस के लिए जो आया हुआ था, और माइनस एम। तो आपके पास यहाँ से कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आ गई टेल के लिए, तो टेल भी कन्वर्ज कर रही है एक्स को। ठीक है जी, दोबारा से आप वो अपने जहन में जो है वो लेके आए कि कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती थी, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन आपने बैरियर के जो है वो फाइंड करके देना होता है। तो फॉर एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन हमने क्या किया, टेल के ऊपर एक बैरियर जो है आपने निकाल लिया, और वो बैरियर क्या था, जो एक एस्टेब्लिश्ड कन्वर्जेंस थी, आपने अज्यूम किया हुआ था कि आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो उसके लिए एक बैरियर मौजूद था एप्सिलॉन के अगेंस्ट। तो अगर उसी पुराने वाले बैरियर में से m निकाल दें, तो टेल के लिए आपके पास एक के m जो है वो आ जाएगा, जो आपको चाहिए था कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बनाने के लिए। ठीक है जी,
अच्छा जी। अब बिल्कुल कन्वर्स में भी हम यही करेंगे सिंपली, जिस तरह से ऊपर वाला जो पहली दो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है कि टेल की सीक्वेंस और जो है ओरिजिनल सीक्वेंस, उनकी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है कि कहाँ पे पाई जाएंगी। अच्छा, कन्वर्सली अब आपने कन्वर्सली क्या लेना, ये टेल कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। अच्छा, इफ़ द टर्म्स ऑफ एक्स, अच्छा कन्वर्ज करती है तो आपके पास टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू के एम, तो ये आपके पास ये बैरियर जो है ये है टेल के लिए। तो टेल का एक बैरियर होगा एप्सिलॉन के अगेंस्ट कि जब टेल की जो टर्म्स हैं उनके नंबर्स इस बैरियर से ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे दीज के, ठीक है। जहाँ के आपने याद रखना है, ये जो आपका इंडेक्स के लगा रहा है वो टेल की जो है टर्म्स उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब एन लिखता है तो वो सीक्वेंस ओरिजिनल जो है उसकी टर्म्स को लिखने के लिए वो एन यूज़ कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अज्यूम क्या किया है कन्वर्स में कि अब के सॉरी अब टेल जो है वो कन्वर्जेंट है। टेल कन्वर्जेंट है तो एप्सिलॉन के अगेंस्ट एक बैरियर होगा टेल के लिए व्हेन एवर द टर्म नंबर्स ऑफ टेल आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट बैरियर, तो उनका डिस्टेंस एक्स से जो है या वो एक्स के एप्सिलॉन नेबरहुड में होंगे, या यूं कह लें कि उनका डिस्टेंस एक्स से लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ तक इस कॉमा से पहले तक ये कन्वर्जेंस है टेल की, उसकी डेफिनेशन है फॉर अ गिवन एप्सिलॉन टेल के लिए एक बैरियर मिल गया फॉर दैट एप्सिलॉन। अब यहाँ से इसी बैरियर को आपने एक्सटेंड करना है ओरिजिनल सीक्वेंस पे। तो अब क्या होगा जी कि अगर ये आपके पास टेल की टर्म्स हैं तो ओरिजिनल सीक्वेंस में कौन सी होंगी, प्लस एम, ठीक है। ये पहले आपने था कि अगर आपके पास जो है वो पी जो है पी एस टर्म है एक्स एम की, तो ओरिजिनल सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी, पी प्लस एम, ठीक है। ये पहली लाइन इसी का यूज़ किया है। तो अब आपके पास अगर कोई आप यहाँ पे के एम एक बैरियर है टेल के लिए, तो ओरिजिनल सीक्वेंस का बैरियर क्या होगा, के एम प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपके पास ये बैरियर आ गया कि व्हेन the terms of numbers of the terms of the sequence are greater than equal to ये tail वाला barrier और plus m, this makes the barrier for the original sequence, then x n minus x mod is less than epsilon। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये k जो है आप क्या ले सकते हैं, जो सीक्वेंस के लिए बैरियर होगा वो ये होगा k एप्सिलॉन प्लस m, ठीक है जी। ये इस दोनों का सम जो है ये वाला, दिस इज़ द बैरियर फॉर द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो वहाँ से ओरिजिनल सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आ गई, ठीक है जी। तो अब ये आपने प्रूव कर दिया है कि किसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है उसकी कन्वर्जेंस जो है उसकी टेल की कन्वर्जेंस के साथ अटैच्ड है। सीक्वेंस विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट्स टेल इज कन्वर्जन, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है जो है एक और वर्ड जो है आपने याद रखने, एक नोटेशन है कि समटाइम्स वी शैल से दैट अ सीक्वेंस एक्स अल्टीमेटली हैज़ अ सर्टेन प्रॉपर्टी। अगर उसकी कोई टेल जो है किसी स्टेज पे जाके एक सर्टेन प्रॉपर्टी पोजेस करे तो हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस एक्स अल्टीमेटली हैज़ अ सर्टेन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपकी सीक्वेंस किसी तरह भी शुरू होती है लेकिन आखिर में जाके 5 5 5 5 5 5 बन जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि दिस सीक्वेंस जिसकी टेल में क्या है जी 5 5 5 और कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब एक ही रियल नंबर रिपीट हो रहा है तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते होते हैं जी, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इसलिए ये जो खुद सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं है बट अल्टीमेटली कांस्टेंट सीक्वेंस है कि इसकी टेल जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये आप एक जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते रहते हैं, ठीक है जी। और ये कभी भी कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं बनेगी, इसकी टेल में भी यही तरतीब होगी 3 5 3 5 3 5, ठीक है जी। और ऐसे आपके पास द नोशन ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी स्टेटेड यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी। अच्छा जी, इसी टर्मिनोलॉजी के साथ जो है अब हम कन्वर्जेंस को भी डिफाइन करेंगे। वो ये डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस एक्स कन्वर्जेस टू एक्स इफ एंड ओनली इफ द टर्म्स ऑफ एक्स आर अल्टीमेटली इन एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये आपके पास अल्टीमेट जो है वो टेल के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेल वाला रिजल्ट आपने ऊपर प्रूव कर दिया हुआ है। तो बेसिकली सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी, अगर उसकी टेल हमेशा एप्सिलॉन के नेबरहुड में एंटर हो जाए, टेल, ठीक है जी। तो ये टेल का कॉन्सेप्ट इस लिहाज से जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप बड़े सिंपल वर्ड्स में कन्वर्जेंस की बात जो है वो कर सकते हैं कि आपके पास सीक्वेंस एक्स है, वो कन्वर्ज करेगी किसी रियल नंबर एक्स को इफ़ एंड ओनली इफ़ द टर्म्स ऑफ एक्स, उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, आर अल्टीमेटली इन एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, के जो स्मॉल एक्स है उसका किसी भी साइज एप्सिलॉन का नेबरहुड बनाया जाए, ठीक है। स्मॉल एक्स का
किसी भी साइज एप्सिलॉन का नेबरहुड बनाया जाए, टेल हमेशा अल्टीमेटली जो टेल है उसकी वो इस नेबरहुड में आपको जा मिलेगी। ठीक है जी, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कन्वर्जेंस नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है फर्दर एग्जांपल्स हैं, तो बल्कि उससे पहले इसको एक थ्योरम देख लेते हैं। एग्जांपल्स जो है वो नीचे हैं। अच्छा, थ्योरम आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक्स एन जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है और एक्स इज़ अनदर रियल नंबर जिसको आपने इसके लिमिट जो है वो प्रूव करना है, और आपके पास एक और सीक्वेंस है ए एन। इस सीक्वेंस के ऊपर जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है और इसकी लिमिट 0 है। ये दो रिक्वायरमेंट ए एन जो है वो फुलफिल कर रहा है। एंड फॉर सम कांस्टेंट सी, और आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट सी अवेलेबल है कि फॉर सम m from the set of natural numbers we have x n minus x mod is less than equal to capital C A n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इस बैरियर के बाद क्या होता है जी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये जो आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं, आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस जो x है, a वाली नहीं, इसकी टर्म जो है दे आर इनसाइड द सी ए एन नेबरहुड ऑफ x। ठीक है जी। देन द ओरिजिनल सीक्वेंस हैज़ लिमिट x, तो ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट जो है वो x होगी। ठीक है जी, इसको प्रूव करते हैं और उसके बाद फिर इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है जी। अगर आपके पास एप्सिलॉन गिवन हो तो आपकी सीक्वेंस a जो है जो कि 0 को कन्वर्ज कर रही थी, एक तो ये सीक्वेंस जो है पॉजिटिव रियल नंबर की थी, दूसरा 0 को भी कन्वर्ज कर रही थी, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दें। if epsilon greater than 0 is given then the since sequence जो आपकी an है वो converges to 0 है, तो जो आपके पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की वो क्या कहती है कि for this particular epsilon you can find a barrier। ठीक है जी। barrier depends upon e epsilon over c। ठीक है जी। एक एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है, आपने क्या किया, c भी ग्रेटर देन 0 था तो उनसे एक नया एप्सिलॉन बना लिया। वो कौन सा है जी, पुराना एप्सिलॉन ओवर सी हमेशा बनाया जा सकता है। तो व्हेन एवर यू आर गिवन एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू कैन फॉर्म एप्सिलॉन ओवर सी। बेसिकली ये चीज़ें जो हैं इसलिए यूज़ होती है ताकि एंड पे हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो बड़ी खूबसूरत सी हो कि एक एप्सिलॉन बच जाए, अदरवाइज़ कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है जी, इसलिए इस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, बेसिकली कन्वर्जेंस जब होगी तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के अगेंस्ट आपको एक बैरियर मिलेगा कि जब आप उसके ऊपर पहुंच जाएंगे और ऑनवर्ड सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो एप्सिलॉन नेबरहुड में होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको अल्टीमेटली देखें तो हमने एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो लिया है वो है एप्सिलॉन ओवर सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक बैरियर के आएगा व्हेन एवर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k। आपका जो है ए एन और ये जो उसकी लिमिट बनने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर आपने इस साइज़ का नेबरहुड बनाया और ए एन्स जो हैं वो इस नेबरहुड में होंगे। ठीक है जी, ये आपके पास सिंपली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जैसे आप लिखते होते हैं, ये सीक्वेंस की टर्म्स हो गई ए एन, ये जिसको आपने लिमिट बनाना है, जिसको आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 है और लेस देन आपका जो नया एप्सिलॉन आपने बनाया है एप्सिलॉन ओवर सी, तो इसके लिए आपने बैरियर बना लिया है। अच्छा, अब ए एन माइनस 0 ए एन ही रहेगा और क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स आपके पास थे तो मॉड जो है वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा, तो ए एन इज़ लेस दैन एप्सिलॉन ओवर सी आ गया। अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस जो है एक्स एन वाली उसकी कन्वर्जेंस जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। देयरफॉर फॉर इफ बोथ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, अब आपके पास एक तो पहले से उसने बैरियर दिया हुआ था स्टेटमेंट के अंदर, तो अगर दोनों बैरियर्स जो हैं आप इकट्ठे ले लें यानी कि उनका मैक्सिमम ले लें या ग्रेटर ले लें, यानी कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, जो बैरियर अभी आपने क्रिएट किया है, आपने प्रोड्यूस किया है कन्वर्जेंस लगा के ए एन वाली की, एक तो ये बैरियर आ गया, एक ऊपर जो है जिसके साथ ये कंडीशन ट्रू होती है ये वो बैरियर भी है। तो अगर आपके पास n जो है वो क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ ऑफ दीज कब होगा, जब इन दोनों के मैक्सिमम या इनका जो भी लार्जर नंबर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसका मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड एट द सेम टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू m। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, तो दोनों के लिए कब n ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 150 होगा। अगर सिंपली 100 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो वो 150 से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आमतौर पे यूजुअली हम जो है वो मैक्सिमम
इनका ले लेते होते हैं। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज टू बैरियर्स k एंड m, तब क्या होगा जी, ये चीज़ भी ट्रू हो जाएगी और ये भी ट्रू हो जाएगी। क्यों? अब n जो है वो इसके बैरियर से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है और इसके बैरियर से भी, तो दोनों रिजल्ट्स इकट्ठे होल्ड कर जाएंगे। तो अब आप इस रिजल्ट को चेक करते हैं, ये क्या बनता है, एक्स एन माइनस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ था लेस देन इक्वल टू सी ए एन, लेकिन अब n ग्रेटर देन इक्वल टू के भी है, तो ए एन विल बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर सी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर सी आ गया, जो कि सी कैंसिल हुआ और एप्सिलॉन बन गया। तो ये आपके पास हुआ क्या कि फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन आपको एक बैरियर मिल गया, जो इस वाले बैरियर और पुराना जो स्टेटमेंट के अंदर है उन दोनों का ग्रेटर या लार्जर नंबर था, कि वैन एवर एन आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट बैरियर जो कि मैक्सिमम है इन दोनों का, आपके पास एक्स एन माइनस एक्स जो है इज़ लेस देन, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये स्ट्रिक्टली लेस क्रिएट हो गया यहाँ पे, एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है एक्स एन, वो कन्वर्ज करिए एक्स को, एक्स इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, अब जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्व हैं, आपने इनको खुद से देख लेना है। फॉर एग्जांपल ये पहली है, पार्ट ए है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन लिमिट वन ओवर वन प्लस एन ए जो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बेसिकली हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे और इसको फिर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो सिंस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो स्ट्रिक्टली, ए जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एन ए जो है बनाते हैं, एन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो एन ए इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन वन प्लस एन ए, ठीक है जी। अच्छा, देयरफॉर अब इनके रेसिप्रोकल्स में रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है जी, इनके रेसिप्रोकल्स में रिलेशनशिप ये होगा कि इसका रेसिप्रोकल लेस देन रेसिप्रोकल ऑफ वन ओवर ए, ठीक है जी, वन ओवर एन ए, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये ऑर्डर आ गया, वन ओवर वन प्लस एन ए इज स्ट्रिक्टली वन ओवर एन ए, ठीक है जी। तो इसको उसने अब जो है इसके साथ जो है वो लेस करके लिख देना, ताकि इसको वन ओवर एन और वन ओवर ए की फॉर्म में लिख ले, ठीक है जी, सही है। अच्छा, इसको लिमिट प्रूव करना है, ये है आपका एक्स एन, तो एक्स एन माइनस एक्स का मॉड क्या आ गया जी, एक्स एन माइनस एक्स का मॉड क्या आ गया, सिंपली वन ओवर वन प्लस एन ए का मॉड, और ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, मॉड मीनिंगलेस हो गया। आपके पास यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा वन ओवर वन प्लस एन ए के, और वन ओवर वन प्लस एन ए जो है वो क्या है, लेस देन, बल्कि स्ट्रिक्टली यहाँ पे हम लिखा हुआ स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी इसने लगा दी है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन ओवर एन ए, वन ओवर एन को फिर दो तरह से लिख लिया, वन ओवर ए और वन ओवर एन, ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास अगर ये आप सीक्वेंस लेते हैं और ये है फॉर ऑल एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये वो सीक्वेंस है जो पॉजिटिव रियल नंबर्स की है, जिसका यहाँ पे उसने बात की थी कि एक पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस हो जिसकी लिमिट ज़ीरो हो, तो वन ओवर एन जो है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है जिसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो है, और ये साथ आपने प्रूव कर दिया हुआ है कि दिस इज़ फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। जब आपके पास ये सूरत हाल बन गई कि यहाँ पे एक वन ओवर ए पॉजिटिव रियल नंबर आ गया कांस्टेंट, ठीक है जी, जिसको कैपिटल सी का नाम दिया था आपने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, तो उसका रोल कौन प्ले करेगा, वन ओवर ए, तो ये इसको सी का रोल दे दिया है, ठीक है जी। और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये फॉर ऑल एन यही ताल्लुक है, यानी कि एम बैरियर क्या आ गया, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पहले नंबर से ही जो है आपके पास ये ऑर्डर जो है ये वाला ये स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है, ये इक्वल वाला नहीं है, ये ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो जाएगा फ्रॉम वेरी स्टार्ट बिगिनिंग, ठीक है जी। तो इस वजह से अब आपके पास थ्योरम जो अभी आपने प्रूव किया है, उस थ्योरम से आपके पास क्या प्रूव हो जाएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस जो कि ज़ीरो है, तो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस जो है वो ज़ीरो आ गई, ठीक है जी। आपने ऊपर वाला थ्योरम प्रूव किया, यहाँ पे आपने एक बैरियर क्रिएट करके प्रूव करना था कि एक कांस्टेंट सी है और ये जो है आपके पास लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो लेस देन था स्ट्रिक्टली, अगर हाँ ठीक है इसमें स्ट्रिक्टली लेस था, तो क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड क्या था जी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो बेसिकली लेस देन था, तो अगर आप इसको इक्वल टू भी डाल दें तो वो उससे लेस होने की वजह से जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको वायोलेट नहीं करेगा, ठीक है जी, सही है। तो बिल्कुल उसने ताकि ये वाली चीज़ नज़र आ रही है, वैसे तो आपके पास आपको पता है कि ये
स्ट्रिक्टली लेस था। तो आपकी मर्ज़ी, आपने इसको ये साइड को अगर स्ट्रिक्टली लेस को लेस और इक्वल भी कर दें तो इसके साथ वो मैच कर जाएगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ ट्रू है, ये कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी, इवन बराबर भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी लिखने में ये इसके हाँ इस जैसी हो जाएगी, ताकि आप थ्योरम को यहाँ पे प्रॉपर जो है इसके साथ मैच करके यूज़ कर सकें। तो ये आपका कैपिटल सी आ गया, ये आपके पास ए एन आ गया जी, ठीक है जी, ये ए एन, तो ये चीज़ बन गई। और अब ये हमेशा ट्रू है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ये चीज़ हमेशा फॉर ऑल एंड ट्रू है। तो आपका ये स्टार्टिंग वाला ये जो बैरियर है, ये फ्रॉम वेरी स्टार्ट एम जो है वो 1 से ये शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपने एग्जांपल बी, पार्ट बी और सी वगैरह जो है ये सारे देख लेने हैं, ठीक है जी। और डी भी है, ये सारी एग्जांपल्स आपने खुद करनी है। और अगर कोई किसी तरह की आपको इसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है, सबके सोल्यूशन गिवन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। लेक्चर जो है उसका टाइम जो है मेरे ख्याल में फिर ज़्यादा हो गया, तो बाकी जो है एग्जांपल्स अब आपके हवाले, आप इनको उनके सोल्यूशंस जो हैं दिए हुए हैं, इनको पढ़ें, इनमें क्वेश्चंस हैं तो वो कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।